हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट का हमारा प्राइमरी लेवल का पेपर है दिसंबर 2019 का। इसमें से हम लोग आज इसका सीडीपी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसके हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। इसी प्रकार का पेपर आएगा। इस पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। जिन लोगों ने बताया सभी सही हो जाएगा कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था जो होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक या फिर उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो तीन स्तर बताए थे, उनके जो 6 चरण थे, प्रत्येक में 2-2 चरण थे। तो यहाँ पे पूछा गया नैतिक विकास को जो एक अवस्था में कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो जिन लोगों ने इसका दूसरा वाला ऑप्शन बताया है उन सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समरूपता का। तो यह हो जाएगा जेंडर पक्षपात का। जब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी शिक्षक जो होता है, जैसे कि लड़की या फिर लड़के किसी एक पक्ष को ज़्यादा जो है वरीयता दे, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, जेंडर पक्षपात हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा जिन लोगों ने बताया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे क्या करना है, जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो सबसे उचित रणनीति हो जाएगी वह हो जाएगी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। जॉन बी वाटसन ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब देखो, अगर केवल यहाँ पे क्वेश्चन होता कि ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में बच्चों को किसने देखा है, तब यहाँ पे आंसर हो जाता जीन पियाजे। अब लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और दे दिया गया कि देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा जिन लोगों ने बताया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा, जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ रखा है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता कहा जाएगा इसको, जोर से बोलना, पाठ या फिर आत्म केंद्रित वार्ता कहा जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की ने कहा था व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहा था, व्यक्तिगत वार्ता या फिर निजी भाषण, या फिर निजी भाषण कहा था। और इसके माध्यम से जो बच्चे होते हैं अपने कार्यों को दिशा देते हैं और अपने कार्य को और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जबकि बात की जाए इस प्रकार की वार्ता को जो है पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था यह अहम केंद्रित वार्ता है और यह एक प्रकार का विकार होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन, अनुबंधन,
मॉडलिंग या फिर पार्ट या ढांचा का। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट या ढांचा, और इसको इसके फोल्डिंग भी कहा जाता है या इसको फिर मचान कहा जाता है। और इसके बारे में किसने बताया था? तो इसको बताया था वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की ने यह जो है परिकल्पना दी थी, किसकी? पार्ट या फिर जेडपीडी। जेडपीडी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बारे में किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने बताया था। इसके फोल्डिंग के बारे में भी वाइगोत्स्की ने बताया था। अब यहाँ पे 8वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है विशेषित करता है? मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी विशेषता है इनमें से? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, या फिर उसके बाद ऑप्शन है आस्थागित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, या फिर प्रतीकात्मक खेल विचारों के अनुत्क्रमणिकता। तो यहाँ पे पूछा गया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो इनमें से कौन सी विशेषता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण और कक्षा समावेशन। संरक्षण और कक्षा समावेशन यह विशेषता होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब यहाँ पे 10वां प्रश्न दिया गया है। 10वां क्वेश्चन हमारा है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना। तो आकलन का जो मेन उद्देश्य होता है यही होता है कि बच्चों की जो है कमियों के बारे में जानकर उनको जो है सुधारा जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो जिन लोगों ने इसका बी वाला ऑप्शन बताया है उन सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है, या फिर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो यहाँ पे बुद्धि के बारे में डी वाला ऑप्शन सही दिया गया है कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक, या फिर आत्मकेंद्रित विचारक। तो रूही हमेशा क्या करती है? समस्या के एकाधिक समाधानों, मतलब एक से अधिक समाधान खोजती है। एक क्वेश्चन का कई प्रकार से तरीके, मतलब कई तरीके से सॉल्व करती है। तो इस प्रकार के चिंतन या फिर इस प्रकार का जो है समाधान, इसको कहते हैं सृजनात्मक विचारक। इस प्रकार के बच्चों को क्या कहा जाता है? सृजनात्मक विचारक, या फिर उनको कहते हैं अपसारी चिंतक। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक कौन से बच्चे होते हैं? जैसे कि उन्हें एक क्वेश्चन दिया गया तो उनको कई बार जो है उस क्वेश्चन के बारे में चिंतन मनन करके कई आंसर देते हैं। एक ही मतलब प्रक्रिया पर वो टिके नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मक विचारक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? मतलब पठन वैकल्य जिसमें डिस्लेक्सिया जिसको कहा जाता है, इसके जो लक्षण क्या होते हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो जो बच्चे डिस्लेक्सिया से ग्रसित होते हैं तो उनमें जो धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता होती है, मतलब चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प इसके अनुसार बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा।
अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो 16 का हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पर केंद्रित होता है? यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन मतलब एक प्रकार से समझ की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या फिर प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों ने जब एक ही अपनी धारणा बना रखी है तो उसके बारे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण मतलब उसके विपरीत जो है प्रमाण, सही प्रमाण देना चाहिए बच्चों को, एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, या फिर संबंधित नहीं है? तो संज्ञान एवं संवेग और संज्ञान जो है एक दूसरे से क्या है? सन्निहित है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम जो है सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है? तो संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या है? सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण जो होते हैं अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली जो है तरीका है। अब यहाँ पे हमारा 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों की जो है स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है? तो बच्चों को अधिगम की गतिविधियों में लगातार दंड नहीं देना चाहिए, ना ही लगातार पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा जो होती है वह कम हो जाती है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो शारीरिक दंड कभी बच्चों को देना नहीं चाहिए, ना इसको पुरस्कार देना चाहिए, मतलब ज़्यादा ना पुरस्कार की बात करनी चाहिए ना ही दंड की बात करनी चाहिए।
तो यहाँ पे पूछा गया कि सार्थक अधिगम को कौन कौन सी चीज़ बढ़ावा देगी। तो शारीरिक दंड तो निगेटिव हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये सही हो जाएगा, इसके द्वारा जो है सार्थक अधिगम बढ़ेगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये भी सही हो जाएगा। लेकिन तुलनात्मक मूल्यांकन, कभी भी बच्चों की जो है आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं, सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे हमारा दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण के द्वारा और सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा बच्चों में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों के जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर, क्योंकि बच्चा जो होता है जब क्रिया करता है, खुद से चीज़ों को खोजता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देना, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। तो अगर प्राथमिक विद्यालय की जो अध्यापिका उसको क्या करना है कि बच्चों को समस्या समाधान करना, प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाना है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार जो है मंथन करने के लिए बच्चों को कहना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था या फिर वयस्कता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वृद्धि और विकास जो तीव्र गति से सबसे ज़्यादा घटित होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा संस्कृति के संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो पूछा गया कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है कि विकास सार्वभौमिक है, ये तो सही है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी वाला गलत दिया गया है। इस क्वेश्चन के अनुसार यही वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति या फिर कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, या फिर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं जो है आनुवांशिकता के कारण भी होती हैं, उसके साथ साथ जो है पर्यावरण माहौल के कारण जो भी है कि कहाँ पे बच्चा रह रहा है, उसकी जो है सामाजिक स्थिति क्या है, उसके कारण जो है विभिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया के द्वारा। उसके बाद हमारा 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 30 नंबर का हमारा। इसमें पूछा गया द्वितीयक समाजीकरण, तो द्वितीयक समाजीकरण का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे सारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।